अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत हाथ बढ़ाती है तो ऑपोजिशन पीछे हट जाती है और अगर ऑपोजिशन मुज़ाकरात की बात करती है तो हुकूमत इनकार कर देती है। सी पैक के लिए एक पेज पर बैठने वाली सारी सियासी जमातें अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर आमने सामने आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से रिहा कराने के लिए ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तो बना चुकी है, मगर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में अभी भी नाकाम नजर आती है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात चाहती है, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से रिहाई दिलाने के हक में नहीं है। जबकि पीटीआई की क़यादत मीडिया में शोर तो मचाती है मगर अमलन कॉम्प्रोमाइज नजर आती है और ये इल्ज़ाम पार्टी रहनुमा भी एक दूसरे पर आयद करते नजर आते हैं कि मौजूदा क़यादत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के बजाय ओहदों की खातिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के इत्तेहादी JUIFA और महमूद खान अचकजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ तो मिला चुके हैं, मगर हुकूमत को कुछ वक्त देने और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जबकि हुकूमत जो PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए मुश्किल वक्त से गुजर रही है, उसे अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने में भी मुश्किलात का सामना है। एक जानिब जहां आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देकर नून लीग कठपुतली बन चुकी है, वहीं हर कानून, आईनी तरमीम, बजट और दीगर मामलात में पेशरफ्त के लिए पीपल्स पार्टी की शराइत भी मानना पड़ रही हैं और उन्हें ओहदे और कमेटियां भी देनी पड़ रही हैं। जबकि पीपल्स पार्टी तमाम मुराद तो एंजॉय कर रही है, मगर हुकूमत का बोझ शेयर करने के लिए अपना कांधा आगे नहीं कर रही, यानी वजारतें लेने से इनकार करके काबीना का हिस्सा बन रही है और ना ही हुकूमत को सोलो फ्लाइट दे रही है। बजट की मिसाल ले लें कि पीपल्स पार्टी ने बजट पास कराने में हुकूमत की हिमायत तो कर दी, मगर अवाम में आकर बजट पर तनकीद कर रही है कि इस बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। महसूस होता है कि मौजूदा हालात में नून लीगी हुकूमत की हालत ना खाया जाता है ना उगला जाता है वाली हो चुकी है कि हुकूमत छोड़ भी नहीं सकते और हुकूमत चलाने के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार वाली कैफियत भी मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि जब मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा और हुकूमत के घर जाने का दावा हो रहा हो, ऐसे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा जावेद लतीफ़ साहब कि ये जो आए रोज़ हम बात सुन रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ ही देर में घर चली जाएगी और इसको थ्रेट्स हैं और इनके आपसी इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, आपको ऐसा कोई मामला नज़र आ रहा है कि हुकूमत थोड़ी देर की मेहमान है? हाँ, नहीं, फर्क ये है कि जब आप अपना इब्तदाइया बयान कर रही थी तो मैं सुन के हंस रहा था कि ये हुकूमत क्या हमने बनाई है और क्या हमारे पास अक्सरियत थी और क्या हम हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखते थे? कतई नहीं। और ये हमें तो मजबूर करके मिन्नत समाजत करके हुकूमत बनवाई गई हमसे और हमने कबूल इसलिए की कि देखें, अगर मालियाती अदारे जिनसे आपने नेगोशिएट करना था, बड़े बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश थे और अगर आप अपनी गर्दन पेश ना करते तो पाकिस्तान और सफ़र करता जिस तरह के हमने 18 माह अपनी मकबूलियत गंवा के पाकिस्तान को बचाया, ये हम दावेदार हैं। कोई इसको माने या ना माने, कोई माने, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, मगर एक हकीकत तो है कि ये हमारा नुक्ता नज़र ये था। अच्छा, आज जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या घर भेज दी जाएगी, घर भेजना और चीज़ है, ख़त्म होना और चीज़ है। अब देखें, अगर कोई भेजेगा तो फिर भी हमें कबूल है और अगर ख़त्म हो जाती है तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं दी गई, लेने नहीं दी गई। और दूसरा, ये तजर्बे बार बार के जो हैं ये रियासत को कमजोर ये कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब, खत्म हो जाएगी या घर भेज दी जाएगी, दोनों सूरतों में वही करेंगे जिन्होंने जबरदस्ती आपकी गर्दन आगे की है? देखें, जो आपने बात की इत्तेहादी जमातों की कि वो किन शराइत पे आए या किन शराइत पे बजट को मंजूर करवाने के लिए साथ हैं या
कौन बाहर आके क्या असेंबली से बात करते हैं। तो लोग आज इतने सादा नहीं है कि आप अंदर बैठ के बात जो कर रहे हैं बाहर किसी को सुनाई नहीं देगी, 2 दिन बाद सुनाई देगी, मगर सुनाई तो देगी। इसलिए कोई बोझ इस हुकूमत के फैसलों का उठाए या ना उठाए, मगर बोझ सबको बांटना पड़ेगा जो इत्तेहादी जमातें हैं वक्त की हुकूमत में। लेकिन तो क्या मजबूरी दूसरा रही ये होगी है जावेद कि लतीफ साहब पीपल्स पार्टी को चूज करने की, या फिर पीपल्स पार्टी ने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया यानी नून लीग के साथ? क्योंकि इनिशियली आप भी जानते हैं नहीं, कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट शायद दूसरी मुस्तहकम जमात के साथ था। नहीं तो कौन उनको रोकता है? आज भी नहीं रोकते हम, आज कर लें उनसे, कोई मजबूरी थोड़ी है उनको, या हमने थोड़ा मजबूर किया उनको। लेकिन गारंटी तो आप लोगों मैं को तो मिली थी पहले ना, उनके इकरार साथ कर कैसे चुका चले हूं। जाते? गारंटी तो आप लोगों को मिली अच्छा थी। नहीं, अगर ग्रंट नहीं तो फिर लाने वाले भी तो वही होंगे ना, मैं तो नहीं लेके आया, या मेरे कहने पे तो नहीं आए। तो इसका मतलब फिर ये समझूं कि अच्छा, मुझे सिर्फ वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में बताया कि गारंटी मिल गई है, जहां से आप बात कर रही हैं वहां से भी मिल गई है। अच्छा, गारंटी इनिशियली मियां साहब के लिए इस्तेमाल किया गया था लफ्ज, लेकिन हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मियां साहब को तो ऐसा कोई फायदा हुआ नहीं, उनकी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई नहीं, शहबाज शरीफ साहब स्टीयरिंग पर बैठे हुए। गारंटी मिली थी, ली गई थी, या मिली ही नहीं थी कभी नवाज शरीफ साहब के लिए? बदकिस्मती रियासत की खाली नहीं, इस खित्ते की भी है कि आप देखें कि ये जो सिलसिला अदम एतमाद से शुरू हुआ था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो अदम एतमाद का माहौल बनवाया गया था। बनवाने वालों ने यहाँ मॉल, ये करारदादें आप देख नहीं रहे कि चीन की इन्वेस्टमेंट से कौन नाराज है? आप देख रहे हैं कि सी पैक जब पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ अनाउंसमेंट होना थी, बाज़ाब्ता एक एग्रीमेंट होना था 2014 में, तो धरना किसने दिलवाया था और किसने दिया था? फिर आज आप देखें कि उस वक्त करारदाद पास की जा रही है, जब आप देख रहे हैं कि सी पैक फेज़ 2 जो है उसको ही बाज़गश्त है कि वो भी शुरू होगा, उसको मुकम्मल किया जाएगा। उससे नाराज़ कौन है? और फिर चौथी बात यह है कि जो आज बात की जाती है कि इंसानी हमदर्दी, इंसानी हकूक़, तो मुझे तो बड़ा तज्जुब होता है कि लबनान, शाम, इराक, इस्लामी ममालिक इसके अलावा जो थे उनको बर्बाद कर दिया गया। उस वक्त तो इंसानी हकूक़ किसी को याद ना आए। आज गज़ा में या फ़लस्तीन में जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इस पे तो किसी को इंसानी हकूक़ की याद नहीं है। मगर इंसानी हकूक़ कैसे हैं कि जो उनके मफादात को वॉच करता है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वहाँ इंसानी हकूक़ भी हैं, वहाँ जमहूरियत भी है। क्या उस वक्त याद नहीं था जब साकिब निसार और बंदियाल साहब और फैज़ साहब से बाजवा साहब और बाजवा साहब से रहील शरीफ साहब, ये सारे आपने अपने प्रोग्राम का जो नाम रखा या अनवान रखा, एक पेज, ये सारे एक पेज पे नहीं थे? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ, मैं जावेद लतीफ साहब की बर्बादी करने के लिए, जावेद लतीफ साहब मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर लूँ आपके साथ। आपने मुझे 2014 के धरने वाली बात बताई, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल करेक्टर्स मौजूद थे, लेकिन वो करेक्टर्स अब मौजूद नहीं है ना उनके साथ। अगर आज वो ग्रैंड अलायंस बना के आपकी गवर्नमेंट गिराने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो उनके पास तो वो कुव्वतें नहीं है जिनके बिना पर, जिनके बलबूते पर उन्होंने धरना कर लिया था। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि तब भी साजिश हुई थी और वही साजिश आज भी रिपीट होगी? क्योंकि वो बल्कि उल्टा इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोगों ने लंदन प्लान, यानी नवाज शरीफ साहब ने लंदन प्लान बनाया, फिर आपके अपने बड़े दरीना साथी नून लीग के जो नून लीग छोड़ गए हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, वेरी रिस्पेक्टफुल, उन्होंने ये बात कही है कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी बाजवा साहब के साथ, जिससे खैर बार इनकार कर दिया पार्टी ने। नहीं, पार्टी ने खाली इनकार नहीं किया, उन्होंने खुद भी इनकार किया है, तरदीद उन्होंने किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास सबूत नहीं है। उस वक्त भी क्या था, आज जी सबूत के बगैर तो बात इतनी बड़ी नहीं करनी चाहिए ना। अगर मैं बात करूंगा तो किसी सबूत से करूंगा।
मैं बात कर रहा हूँ सबूत से कि 2017 के बाद से आज तक, और 2017 की जो बात कर रहा हूँ जब नवाज शरीफ को निकलवाने के लिए जिन्होंने फैसला किया था और जिन्होंने लिखा था, उस वक्त से आज तक बाजवा साहब से नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाजवा साहब की कोई इमा पर ये गवर्नमेंट भी नहीं गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दैट्स व्हाट यू मीन, ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी हुकूमत गिराने के लिए या हुकूमत से हटाने के लिए या उसका बयानिया जो मगरब में बैठ के बनाने वाले हैं उनको ज़रूरत थी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए। वजह आलमी कुव्वतों का वो एजेंडा जो अदारे को तकसीम करना था, जो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंतशार पैदा करना था, जो पाकिस्तान की रही सही मईशत का बेड़ा गर्क करना था, जो खारजा अमूर में तबाही करनी थी, वो अभी बकाया थी। और वो अगर गैर मकबूल हो जाता और उसके पास 6 माह 8 माह जो रह गए थे उसमें वो एजेंडा पूरा नहीं कर सकता था, लिहाजा वो माहौल पैदा करके दिया गया। वो एक पेज वाले सारे के सारे इकट्ठे थे इसलिए कि अदम एतमाद कामयाब हो जाए। नहीं तो फिर ये जो अदम एतमाद वाला सिलसिला हुआ था, इस पे क्या अब जो मौलाना फजल रहमान साहब ने लगाया था इल्ज़ाम, सबूत तो ज़ाहिर है वो भी नहीं है कि बाजवा साहब ने कहा तो हमने इनिशिएट किया, और फिर ज़ाहिर है कि बैक तो थी उनकी, तो ये भी आप तक इन्फॉर्मेशन है कि ये ऐसे था? नहीं फरवा, मैं एक आपको ये और एक क्लियर कर दूं, नवाज शरीफ साहब और उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब भी अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे। अच्छा। हमारी एक जमात ने भी उस वक्त जो PDM का हिस्सा थी, इक़्तिदार में भी फिर शेर था उनका, उन्होंने एक रोल अदा किया था। नहीं मैं जो बात कहना चाहता हूँ, आप जिसका भी नाम लें, मगर उस वक्त उन्होंने भी वो रोल अदा किया कि अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए और अदम एतमाद हर सूरत लाई जानी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि उनको सहूलतकारी मैसर करना था जो इमरान खान को मकबूल बनाने के लिए उसको इक़्तिदार से हटाना चाहते थे। ये उनको सहूलतकारी दी गई और आज वो चीज़ें साबित हो रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंडोर्स या फोर्स किसने किया था, कौन सी जमात ने? ये जो आप इशारतन जिस जमात का कह रहे हैं उसने? बिल्कुल बिल्कुल, और सारा एक ऐसा माहौल बना दिया गया। आपको याद होगा कि उसका हालत ये बन गई थी कि उसका टिकट लेने वाला कोई नहीं रह गया था, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया था। तो एक बयानिया मगरब में बैठ के जो सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं और जो हाँ करारदाद पास हुई, वहाँ एक शख्स पाकिस्तान से गए हैं और वो वहाँ बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। ये सारा सोशल मीडिया के ज़रिए जो तूफ़ान खड़ा हुआ कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है ये बंदा और मजहबी टच दे रहा था, ये सारी चीज़ें बनाई गई और रातों रात एक बंदे को ज़मीन से उठा के। जावेद से पहले एक छोटा सा सवाल ये ले लें कि जब एवरीथिंग वाज गोइंग राइट, नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए, सब कुछ हुआ, केसेस से बरियत हुई और ठीक है वो पनामा से इकामा पर बात आई, स्टोरी वगैरह वगैरह, लेकिन फिर वो वजीर आज़म क्यों नहीं बन पाए जबकि एक दिन पहले अखबारात में भी इश्तिहारात छप गए नून लीग की तरफ से वजीर आज़म नवाज शरीफ के नाम से? देखें फरवा, जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये भी एक 8 फरवरी का अरेंजमेंट था, तो लोग कहते हैं दसो जी तुसी भी ये गल कर रहे थे, सारी चीज़ें तो आपके हक में जा रही थी, सज़ाएँ हो रही थी, आप बरी हो रहे थे। तो मुझे ये कोई बताए, ये बात कहने वाला या ये सवाल करने वाला कि जो कुछ 9-10 मई को हुआ और फिर जो कुछ 2013 और 2017 तक ज़ेन साजी नौजवान नस्ल की नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ की जाती रही, उसका हल ये नहीं था कि किसी को सज़ाएं दे दी जाएं और मुझे बेगुनाह होते हुए 7 साल बाद बरी कर दिया जाए। उसका हल ये था कि आप 9-10 मई के मुल्ज़मों, सहूलतकारों,
मास्टरमाइंड का नाम लोगों के सामने सबूत के साथ देते कि इन्होंने पाकिस्तान की 4 साल इस तरह बर्बादी की, पाकिस्तान को तनहा किया, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद की और एक दमड़ी का पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि महंगाई बढ़ा दी, बल्कि बेरोजगारी बढ़ा दी और रही सही कसर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। आप लोगों की गवर्नमेंट है, आप इसको माने, आप ये कहते हैं दी गई है, जबरदस्ती दी गई है, लेकिन फिर उन किरदारों का एहतसाब आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई? किसने हाथ बांधे? बात करती हैं आप कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे हाथ खुले कब थे? कि 2017 में मैं प्राइम मिनिस्टर था, 2/3 अक्सरियत थी मेरे पास और उस वक्त आप समझते हैं, ये सारा कुछ आप समझते हैं अभी भी आप लोगों के हाथ बंद हैं इस मामले में एहतसाब के? भाई नहीं, आप उसका अपने सवाल का जवाब आप ढूंढ लें कि मैं अपने आप को बेगुनाह होते हुए नहीं बचा सका 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद कि मैं पनामा में मेरा जिक्र नहीं था और सारा गंद जो पनामा का था वो मेरे पे डाल दिया गया और अकामा पे मुझे निकाल दिया गया। वो 450 लोगों का आज तक कोई किसी को इन्वेस्टिगेट एक बंदे को नहीं किया गया, एक बंदे का ट्रायल नहीं किया गया। तो इससे समझ नहीं आती मैं कितना पावरफुल होता हूँ, मैं कितना बाइख्तियार होता हूँ। तो फिर कि आज मुझसे आप सवाल कर रही हैं क्लोजिंग करने का कहा जा रहा है, लेकिन मुझे एक सवाल आपसे लाजमी करना है। मुझे ये भी बता दें जाते जाते कि अभी भी क्या इमरान खान साहब की सहूलतकारी हो रही है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट, दोनों में? मेरी अर्ज सुन लें, मैं बड़ा क्लियर हूँ और ये सवाल आप जैसे लोग किया करते थे मुझसे कि जब मैं कहता था कि गैर मुल्की आलमी कुव्वतें वो जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम हर किस्म का चाहती हैं वो इसको सहूलतकारी दे रही हैं और उसके लिए कंधा पाकिस्तान के अंदर से भी लोग देते हैं तो वो सहूलतकारी उसको मैसर आती है। करारदाद के बाद कोई चीज़ बाकी रह गई है तो आप सवाल करें। मैं फिर एक दफ़ा कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, खास करके जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से इमरान खान साहब को सहूलतकारी मिल रही है और इसकी बिना पे वो बाहर आ जाएंगे? मैं ख़ास तौर पर जिक्र करने लगा हूँ कि जो माजी करीब में रिटायर साहब हुए हैं उनका असर रसूख आज भी मौजूद है और वो पूरा उसको मॉनिटर भी करते हैं और उसको सहूलतकारी लेके भी देते हैं। अब इससे ज़्यादा मुझसे कहा नहीं जाएगा या आपसे सुना नहीं जाएगा। तो फिर नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बोल दें तो फिर हम सुनने के लिए भी तैयार है, चलाने के लिए भी तैयार है। तो इस सहूलतकारी की बिना पे खान साहब बाहर आ जाएंगे? ये तो देखें, पाकिस्तान का कानून अगर ये कहता है कि 190 मिलियन पाउंड खाने वाले को छोड़ देना चाहिए, छोड़ दें। अगर पाकिस्तान का कानून कहता है कि साइफर लहराना कोई जुर्म नहीं है, पाकिस्तान के राज पब्लिक करना कोई जुर्म नहीं है, छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं 9-10 मई ईंट से ईंट बजा दी पाकिस्तान के अदारों की, जुर्म नहीं है, छोड़ दें। मुझे क्या परवाह है, मैं तो कहता हूँ फिर कल छोड़ते, आज ही छोड़ दें। लेकिन मुमकिनात है ना, ये दिस इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आपको लगता है, आपकी राय जाननी है। देखें, बात यह है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के कवानीन होते हुए अगर फिर भी उसको सहूलतकारी मैसर है और वो बाहर आता है तो फिर मेरा सबूत सहूलतकारी का पूरा हो गया। फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सी कुव्वतें उसके लिए लगी हुई हैं आज भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान और सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने ज्वाइन किया। मुझे बताएंगे, गैर शरई निकाह केस का जो फैसला आया है, आपकी राय में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? ये जो इद्दत वाला है, जी बिल्कुल, इद्दत वाले पे अगर जज साहब ने इतना उबाल ना दिखाया होता, सिर्फ ये कह दिया होता कि ये
ये एक अबूरी दादरसी है जो मांग रहे हैं मुल्ज़िमान, और इनको चूंकि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत मैंने अगले चंद दिनों में उसका फैसला करना है सारी अपील का ही, तो इसलिए उस तारीख तक इसको मौखर किया जाता है। अब वो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने मेरा ख्याल है 10 जुलाई या किससे पहले फैसला करना है सारी अपील का। तो वो अगर बिल्कुल ये लिख देते तो कोई किसी को इतनी ज्यादा परेशानी ना होती। ये जो एक इन्होंने बीच में 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं कि वो ये खातून होना भी तो कोई जो नहीं है, ऐसा मतलब मामला जिससे बेल हो जाए, या वो आखिरकार विमेन वो है एक्ट, विमेन्स एम्पावरमेंट एक्ट हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बना था, तो ऐसे मुकदमात के लिए है, उसमें बेल की आसानी है, बहुत आसानी है। और ये कौन सा ऑफेंस है? ये ऑफेंस क्या है कि बरतानिया में सुर्खियां लगी हैं, इमरान खान सेंटेंस टू 7 years imprisonment फॉर स्लीपिंग विद हिज वाइफ। अब ये मतलब है क्या गुनाह हो गया इतना 7-8 दिन, और ये इधर, और उसमें भी उलमा बड़े वाजे हैं कि गांधी साहब खतीब उस्मानी साहब कि ये इज्जत का कोई पीरियड जिसकी सबसे मोतबर गवाही दे सकती है खातून बुशरा बीबी। और तीसरी बात यह है जब हमल ही नहीं हुआ तो उसमें क्या कहाँ से आप जम्शन ला सकते हैं? लेकिन अगर इसके खिलाफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील में जाती है तो आपको लगता है कि चांसेस हैं कि कलअदम हो सकता है ये फैसला? ये तो क्या मुकदमा, ये तो बेहुदा है फैसला। सारा फैसले का तो अपील का तो फैसला नहीं था करना जज साहब ने, सिर्फ ये कि अपील के दौरान अपील की सुनवाई तक जमानत हो जाए। अब अपील की सुनवाई ये अक्सर हो जाता है, जज कहते हैं कि देखो भाई आज 25 तारीख है तो तुम्हारे अगले महीने की 3 तारीख को तुम्हारी पूरी अपील लगी हुई है, तो आज बहस करेंगे, फिर आधी सी बहस फिर करेंगे 25 तारीख को या अगले महीने की 3 तारीख को, तो हम 3 तारीख पे ही आपका ये भी साथ ही सुनेंगे, एक ही साथ सुनेंगे। ये इतना सा फैसला करना था इस जज ने। इस जज साहब ने अपना गुस्सा पता नहीं या उनको दबाव था कि क्या निकाला है। इस केस में है ही कुछ नहीं, इस केस में कुछ नहीं है, ये तो फजूल है, ये तो दुनिया में जग हसाई का। लेकिन अगर हम देखते हैं एतजाज साहब के कुछ केसेस में खान साहब को रिलीफ मिलता है और फिर जैसे कि ये केस हम इद्दत वाला डिस्कस कर रहे हैं इसमें नहीं मिल सका, क्या खान साहब को निकाला नहीं जा रहा या फिर ये एक प्रोसीजर है जिसमें जो कानून है वो अपना रास्ता ले रहा है? नहीं, ये कानून अपना रास्ता ले रहा होता मैं मान लेता अगर जज साहब सिर्फ ये कहते कि जुलाई में अपील तारीख सुननी है तो जून की 28 तारीख को एक बेल की एप्लीकेशन पे बहस 25 तारीख को एक ही दफा सुनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मेरे पे डायरेक्शन है 30 तारीख तक मैंने फैसला करना फाइनल, तो ये अबूरी फैसला उसी वक्त करेंगे। ये तो लगता, लेकिन जो जज साहब ने आगे पीछे लिख दिया उसके कि जी ये अभी मतलब है तयन करनी है 2-3 बातें, ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। उनका सिंपल ऑर्डर होता कि जी चूंकि ये अगर 15 तारीख को केस लगना है फाइनल तो मैं इसको उसी दिन सुनूंगा सारी। इससे मिलता जुलता एक और भी एतजाज साहब केस है टेरियान वाला, उसका भी महफूज फैसला जो तफसीली फैसला है वो आ गया है। उसमें भी जाहिर है कि ये लिखा गया है, कहा गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिना समेत गैर कानूनी और नाजायज़ रिश्तों के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और पिटिशनर इस बात का आईनी शाहिद भी नहीं है और जाहिर है कि जिसके रेफरेंस से लगाए गए हैं उसकी भी ज़िंदगी पर काफ़ी, यानी टेरियान की ज़िंदगी पर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। हम देख रहे हैं मॉरली थोड़ा सा हिट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम पास्ट में जाएं
तो नवाज शरीफ साहब का भी तो सिचुएशन यही थी कि उनको पनामा से स्टार्ट किया गया और फिर इकामा पे निकाल दिया गया। आप समझते हैं कि जो टेक्निकलिटीज लूज कर रहे हैं इसमें इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस में, कल को जाके खान साहब को इसका फायदा हो सकता है? फायदा और नुकसान, उसको इन बातों का फायदा तो अब भी हो रहा है जब ये इस किस्म की इम्तियाजी सलूक सारा कर रहे हैं, तो फायदा तो उसको बहुत, फायदा तो उसका काफी बढ़ाया ही शरीफ खानदान ने है और एजेंसीज ने है। और उसके लिए बड़ा मुश्किल था इलेक्शन अगर जो 2022 में हो जाता मेरे ख्याल में, जब असेंबली खत्म हो जाती खुद अपनी टेन्योर के तहत। और ये तो लेकिन ये उन्होंने अदम एतमाद का करके सारा कुछ अपने पे लेके और फिर उसकी विक्टिमाइजेशन करके, बिल्कुल साफ विक्टिमाइजेशन वो भी करके, वो उसको इन्होंने खुद उसका कद 50-60 फुट कर दिया। अब उससे डरते हैं, अब कहते हैं हरता उसको रखना अंदर रखता है। तो ये तो नहीं चलता, तो कानून तो इतना नहीं चलता। मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी, एक और केस पे मैं आपसे चाहूंगी कि रोशनी डालिएगा। ये जो मखसूस सीट्स का केस है, इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या इज देयर एनी चांस के मिल सकती हैं सीट्स? ये जो सीट्स सिंधी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये देखें, देखना ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक जमात है कि नहीं है, रजिस्टर्ड जमात है कि नहीं। छोड़े उसकी तरफ से कौन लड़ा कौन नहीं इलेक्शन लड़ा। आर्टिकल 17 पाकिस्तान के आईन का एक बुनियादी हक है, बुनियादी, इट्स ए फंडामेंटल राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी और टू फॉर्म एनी पार्टी विद इन द लॉ। मतलब ये जाहिर है तहरीक तालिबान तो नहीं हो सकती, पर जो रजिस्टर्ड पार्टीज 175 हैं जो इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर की हुई है और उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक पाए। अब वो उनमें से किसी पार्टी को भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर मैं शहरी हूँ, आम शहरी हूँ, तब भी कर सकता हूँ। अगर मैं नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ और आजाद मेंबर हूँ, तो मुझे 175 पार्टियों में से किसी को शामिल हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप सिर्फ उन पार्टीज में शामिल होंगे जिन पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं किया। पर अगर मैं आजाद उम्मीदवार, आजाद MNA हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मुझे इन पार्टीज में से कोई नहीं अच्छी लगती, मैं तो पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी के साथ जाऊंगा, उसमें शामिल होगा। ये स्पीकर साहब आप भी लिख लें और इलेक्शन कमिश्नर साहब आप भी लिख लें। और अगर हम 40 आजाद बंदे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और उसको सीटें मिलनी चाहिए उसके तनासब से जितने। लेकिन इस पे ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन्होंने हमें ज़ाहिर लिस्ट जो है वो ही नहीं भिजवाई थी और शायद वो बाप पार्टी के केस से रिलेट करना चाह रहे थे। लेकिन अलबत्ता ये भी ज़ेरे बहस तो है। एतजाज़ साहब, आप समझते हैं कि PTI का सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाना वॉज अ मिस्टेक? अगर आज़ाद भी तो रह सकते थे। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अर्ज करूँ पहले कि ये जो था ना उनका लिस्ट का जो रूल्स के तहत मांगते हैं, वो मांगते हैं एक्ट के तहत, वो मांगते हैं कपल ये जो नुमाइंदगी के आप दरखास्तें देते हैं, नॉमिनेशन पेपर, ये होनी चाहिए आफ्टर द टोटल काउंट ऑफ द पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी हैज बीन टेकन। वो जब ही हो सकता है जब आजाद उम्मीदवार शामिल हो चुके हो पार्टी में 3 दिन के अंदर, उसके बाद लिस्ट सबमिट करनी हो फॉर इंडिपेंडेंस और फॉर वुमेन सीट एंड वो उसके बाद होनी चाहिए।
ये इलीगल है लिस्टों को पहले मंगा लेना, क्योंकि आप जब आपके साथ शामिल हो जाते हैं, लिस्ट आपने पहले दे दी है, आपके साथ शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट 12, 14, 20 आपके साथ शामिल, उनमें से एक बहन है, एक भाई है, उसकी बहन का भी लिस्ट में आपने नाम दे दिया हुआ है, वो पहले दे दिया हुआ है, बाद में भाई भी मेंबर हो गया है, तो आप रिकंसिडर करना चाहते हो, तो इसलिए ये लिस्ट आनी चाहिए उस वक्त जब 3 दिन गुजरे और तीसरे दिन की आखिर तक जब इंडिपेंडेंस में सब ने अपना मशवरा अपनी चॉइस कर लिया पार्टी की, उसके बाद विमेन लिस्ट और माइनॉरिटी लिस्ट आनी चाहिए। लेकिन ये जाहिर है कि हमारा बहुत सारे चीज़ें मुल्क में ऐसी होती हैं जो शायद एथिकली, एतज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, लगता हो हमें कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू दैट पॉलिटिक्स वो शायद चीज़ें जो हैं हालात के साथ चेंज हो जाती हैं और किसी के साथ इंसाफ होता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक आपने ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए कोशिश और काविश की थी, और फिर हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब एक अलग ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बनाने जा रहे हैं, जिसमें दीगर पार्टीज तो हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं है। आप लोगों की बात नहीं हुई उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि ना तो मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ और ना मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जो ये डायलॉग कर रहे थे, तो आई वुडंट नो द आंसर टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें, पहले उमर अयूब साहब और अब ये खबर सामने आई है कि आपके जो रुकन कौमी असम्बली है जुनैद अकबर साहब, वो भी मायूस होकर जो उन्होंने पार्टी की जो कोर कमेटी है उससे वो इस्तीफा दे दिया। ये लोग बागी क्यों हो रहे हैं विद इन द पार्टी? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बागी नहीं हो रहे, मैं ये समझता हूँ कि इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म ले रही हैं, और उसकी बहुत वजूहात भी हो सकती हैं। उसमें वजूहात ये हो सकती है कि कोई क्रिएट कर रहा है, उसकी वजूहात ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी हमें खान साहब से मिलने नहीं देते, तो वहाँ पे मेरा ये ख्याल होगा जो इस वक्त करंट लीडरशिप है उनको ये चाहिए कि वो किसी तरीके से ऐसा स्केड्यूल करें कि हर सूबे में से 2-2, 3-3, 4-4 लोग नए लोग हर दफ़ा इमरान खान से जाके मिले। और आपको ये चौधरी साहब का भी बयान है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी हाईजैक की हुई है, उन्होंने तो खैर उसको चूहे से तशबीह दी है। आप समझते हैं कि वाकई पार्टी इज हाईजैक्ड? देखिए, इससे ये है कि पार्टी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टाइम पे हाईजैक करने की कोशिश की है, लेकिन ये पार्टी इतनी रेजिलिएंट है और उसकी वजह यह है कि नहीं, मतलब आप मिसाल देना कि ये बिफोर 9th में हाईजैक हुई है, आफ्टर 9th में हाईजैक हुई है। देखिए, पार्टी हाईजैक हुई थी 30 अक्टूबर 2011 के बाद हाईजैक होना शुरू हो गई। अच्छा, ठीक है, कभी कोई आके हाईजैक करने की कोशिश करता, कोई 30 अक्टूबर 2011 के बाद हाईजैक होना शुरू हो गई थी। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाम जो ऐड ऑन हुए थे, मैं उनमें से कुछ ले लूं अगर आप एतराज ना करें। देखिए, ऐसा था कि उससे पहले जो थे ना, लोग समझते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी कोई अपना मकाम बना नहीं पाएगी, तो इसको लोग टांगा पार्टी कहते थे। ठीक है, अच्छा, हुआ ये था कि हमें पता चल रहा था कि हमारे जो जलसे या हमारे जो लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं हर जलसे में वो ज्यादा हो रहे हैं, तो वी न्यू के व्हाट इज हैपनिंग और वी न्यू के हम ग्रेजुअली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हम जो पहले उस वक्त के जमाने से पहले के थे, हम वर्कर्स, हम सबको पता था क्या होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब 30 अक्टूबर में कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वो सारी फैमिलीज निकल आई। अच्छा, ये याद रखें कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन उन लोगों के दरमियान में कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट निकालती है और उन लोगों के दरमियान में जो खुद निकलती हैं, उनके दरमियान में एक जज्बे का फर्क होता है। ठीक है,
जिसको एस्टैब्लिशमेंट निकालती है वो मुर्दा लाशी होती है, सिर्फ वहां नंबर्स होते हैं। जो खुद निकलती है उनके अंदर एक जुनून होता है, पैशन होता है, और वो लोग लाइवली होते हैं, वो जज्बाती होते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से जो 30 अक्टूबर का जलसा था, आप सब अगर नहीं है तो दोबारा उसकी वीडियो चला के देख ले, उससे ज्यादा जो वाइब्रेंट जलसा आपने बहुत कम देखा होगा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वो चीज आई थी। तो उसके बाद जब फैमिलीज आनी शुरू की तो यहाँ पे लोगों को पता चला कि यार ये तो एक बहुत क्या कहते हैं वाइब्रेंट किस्म की एक नई पार्टी आ गई है और इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, और अब एवरीबडी स्टार्टेड टू रैंकन विद। अब इस वक्त ये हो गया था कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने देखा कि यार वो जिसको हम कहते हैं ना फसली बटेरे, कि उन्होंने देखा यार उस तरफ की जो खेत हैं उसमें ज्यादा अच्छे बीज हैं, उसमें ज्यादा अच्छी खाद है, उसमें ज्यादा अच्छी नहीं। तो ये फसली बटेरों की लिस्ट में कौन कौन शामिल है? शामिम कुरैशी साहब शामिल हैं, 2011 के बाद फवाद चौधरी साहब शामिल हैं। देखिए इस तरह होता है, मैं आपको शाह महमूद कुरैशी को मैं सिंगल आउट इसलिए करता हूं कि शाह महमूद कुरैशी वो शख्स हैं जिन्होंने जब वो डैनियल पर्ल वाला था, ये कौन सा था, ये उसका जो कौन सा था वो जो बायर जिसको जाने दिया था, रेमन डेविस वाला जो था ना वाकया, उसमें उन्होंने ही वाज दी फॉरेन मिनिस्टर, और उसमें एहतजाजन उन्होंने उस सब चीजों को छोड़ दिया था, रिजाइन करके था। तो ही रिजाइन फ्रॉम पावर एंड देन ही वाज देयर। अब उस जगह पे ऑब्वियसली वो जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है उसको एक जगह की तलाश होती है, जबकि बाकी लोग ठीक है। लेकिन अभी अगर आज मैं आपको आज के से जो है वो रिलेट करूं तो आज पार्टी हाईजैक्ड है या ऑन मेरिट लोग हैं? देखिए आज पार्टी में ज्यादातर वो लोग हैं जो पार्टी के साथ, अच्छा इसमें 98% वो लोग हैं जो पार्टी के साथ बहुत पुराने एसोसिएटेड हैं, एंड दे हैव आल्सो गॉन थ्रू वो जो कहते हैं ना टेस्ट। लेकिन आप लोगों की 54% तो वो है जिनकी शक्लें लोगों ने नहीं देखी हुई थी, इलेक्शन जीत के कौमी असेंबली में चले गए। होल्ड ऑन, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शेर अफजल मरवत साहब भी कह चुके हैं, ये फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं, उमर अयूब साहब ने भी इस पे इज़हार किया है। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शक्ल देखने का ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी के कारकुन नहीं थे। मुझे कितने लोग जानते होंगे सेनेटर बनने से पहले, बहुत कम लोग, एज अ पॉलिटिशियन बहुत कम लोग जानते होंगे। दुनिया मुझे एज अ प्रोफेशनल प्लास्टिक सर्जन जानती थी, बड़े अरसे से 20-25 साल से जानती थी, लेकिन मुझे पॉलिटिशियन नहीं जानते थे लोग। अब वहां पे जब मुझे वो रिकग्निशन मिली बाय गिविंग मी अ सीट, तो लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। दैट डजंट मीन कि मैं पार्टी, लेकिन आई नीड टू कट यू हियर डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी जो पार्टी चला रहे हैं लोग, ऑल लॉयर्स, क्या ये हाईजैक्ड है, ऑन मेरिट है? देखिए इस तरह ये है कि इसमें बहुत सारे लॉयर्स ऐसे भी हैं जो पार्टी के पुराने वर्कर्स थे। हाँ, बाज लोग ऐसे जरूर हैं जो नए बीच में आए होंगे, वो हमेशा होती है, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें चंद एक लोग ऐसे हैं जो नए हैं, और यही बात चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है। लेकिन ये वो टाइम है जिसमें हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो फिर उसमें वो वाली बात हो जाती है कि वो अगर हम एक रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे तो हमारे अंदर तफरका कम होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बाजार लग नहीं रहा है। थैंक यू सो मच हुमायूं मेमन साहब, अपने वक्त निकाला, क्योंकि तासुर ये आ रहा है कि पार्टी जो है वो आपकी तितर बितर हुई पड़ी है, और बयानियां बनाने में, ओपिनियन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, यहाँ तक कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है या नहीं निकालना, इस पर भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ राय है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।